नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। एक बात मैं आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, वो सारा कुछ जो है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसलिए आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है होने वाला है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास इतिहास। हिस्ट्री। दोस्तों, सबसे पहला जो है इतिहास में पाषाण काल आता है। क्या आता है? पाषाण काल। अब ये इस काल को इनकी पाषाण काल क्यों बोला गया, इसके पीछे क्या कारण है, और आप लोग को पता है पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है अर्थ? पत्थर। और इसी काल में जो है हमारे आदि मानव सब जो है इनकी पत्थर का ही उपयोग करके किसी भी जंतु को मार के उसे खा जाता था, इसलिए इस काल को कहा जाता है पाषाण काल। अब दोस्तों, इनकी पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग में? 3 भाग में। पहला है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नव पाषाण काल। अब दोस्तों, हमने आपको क्या बताया? इनकी पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब ये इससे इनकी पूरा पाषाण काल में जो है खोज हुई, आग की खोज हुई। किसकी खोज हुई? आग की खोज हुई। ठीक। मध्य पाषाण काल में जो है किस चीज की खोज हुई? मतलब इसमें जो है मानव जो है किस चीज को यानी कि प्रारंभ किया? इसमें जो है मानव पशुपालन प्रारंभ किया। और नव पाषाण काल में मानव जो है किस चीज की प्रारंभ किया? इसमें कृषि प्रारंभ किया, चाक का उपयोग करने लगा और पहिया का भी उपयोग करने लगा। ठीक। अब दोस्तों, अभी यहाँ जो इनकी पूरा पाषाण काल है, इस काल में आग की खोज हुई। और मध्य पाषाण काल में आदि मानव जो है मतलब मानव जो है पशुपालन करने लगे। अब आदि मानव जो है पशु को मार के उसे आग में सेक के खाने लगे, और इससे जो है इसका इनकी स्वादिष्ट उसका भोजन होने लगा। आग में जब हम अपना लोग खाना को इनकी पकाते हैं तो वो ज्यादा इनकी स्वादिष्ट हो जाता है। उसी प्रकार अब जो है नव पाषाण काल में आदि मानव के कृषि करने लगे, चाक का उपयोग करने लगे अपनी खेती में, और पहिया का भी उपयोग करने लगे। अब ये इनकी यहाँ पे आता है इनकी पहले कृषि में किस चीज की खेती किए मानव? कृषि जो है इनकी नव पाषाण काल में मानव जो है कृषि करने लगे, तो इस कृषि में जो है किसकी खेती करने लगे? मतलब कौन से खेती करने लगे? पहले जौ की खेती करने लगे। जो एक फसल है उसकी जो है इसमें खेती करने लगे मानव। और उसके बाद आता है इनकी चाक। इनकी चाक का मतलब क्या होता है? चाक का मतलब होता है कुंभकारी। कुंभकारी जो होता है, जो व्यक्ति इनकी कुंभकारी वाला काम करते हैं, उसको वह जो है इनकी चाक का निर्माण करते हैं। अब ये इनकी चाक आप लोग नहीं समझे मेरे ख्याल से, तो ये जो जो आदमी इनकी कुंभकारी जो
बला इनकी बर्तन बनाते हैं ना, उसे हम कहते हैं कुम्भकारी। तो इनकी चाक का मतलब क्या होता है? बर्तन। अब ये पहिया, यहां से क्वेश्चन आता है कि मानव जो है पहिया के उपयोग में कौन से वस्तु का उपयोग करते थे, मतलब पहिया के निर्माण में मानव कौन से वस्तु का उपयोग करते थे? तो इसका क्या होगा आंसर? लकड़ी। क्या होगा? लकड़ी का उपयोग करते थे आदि मानव। मतलब मानव जो है पहिया जब बनाते थे कि मतलब किसी भी इनकी बैलगाड़ी जब बनाते थे तो उस टाइम जो है पहिया में किस चीज का उपयोग करते थे? लकड़ी का उपयोग करते थे। ओके। और हमने आपको यह भी इनकी बता दिया कि कृषि कार्य में उसने जो है सबसे पहले जौ की खेत की के मतलब खेती की। ओके। अब देखिए इसी काल में जो है सबसे पहले यानी कि तांबा का खोज हुआ, यानी कि तांबा का खोज होने के कारण इसे जो है ताम्र पाषाण काल कहा गया। क्या कहा गया? यानी कि इस काल में तांबा का खोज होने के कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया। उसके बाद जो है इसी काल में यानी कि कांच का भी खोज हुआ, इसलिए इस काल को कहा गया कांस्य युगीन काल। कांस्य युगीन काल। क्या कहा गया? कांस्य युगीन काल। मतलब इनकी पाषाण काल में ही जो है कांच की खोज हुई, इसलिए इस काल को कहा गया है कांस्य युगीन काल। उसके बाद जो है इसी काल में लोहा का भी खोज होता है, तो इसलिए इस काल को लोह युगीन काल भी कहा गया है। क्या कहा गया? लोह युगीन काल। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, जो है क्वेश्चन आते हैं, मतलब यानी कि आप लोग तो यह जानते होंगे कि मानव ने सबसे पहले किसी खोज की मतलब कौन सी धातु की खोज की, तो वो होगा इसका आंसर तांबा। अब देखिए सेटर आपकी एग्जाम में क्या करेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा? वह क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव ने तांबा का उपयोग सबसे पहले किस कार्य में किया। अब देखिए आप लोग तो याद किए होंगे कि मानव ने सबसे पहले तांबा का खोज किया, और आपके क्वेश्चन में आ गया है मानव ने तांबा का उपयोग किस कार्य में किया। और हम आपको ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है युद्ध, और तीसरा ऑप्शन है पहिया। अब आप लोगों को इसमें से बताना है कि मानव ने तांबा का उपयोग सबसे पहले किस कार्य में किया। आप लोग को यह बताना पड़ेगा कि मानव ने सबसे पहले तांबा का उपयोग किस कार्य में किया। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर, इसका आंसर होगा कृषि। ओके। अब आता है कि मानव ने सबसे पहले कौन से पदार्थ की खोज की। आप लोग इसका आंसर बोलेंगे तांबा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा पत्थर, क्योंकि इनकी पत्थर एक इनकी पदार्थ है। ठीक। और हमने आपसे पूछा, क्या पूछा कि मानव ने सबसे पहले किस पदार्थ की खोज की, तो वो होगा पत्थर। अगर हमने ये आपसे पूछता कि मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, तो इसका आंसर होता तांबा। इसलिए आप जो है क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। ठीक। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तांबा की खोज की। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि मानव ने सबसे पहले किस पदार्थ की खोज की, तो इसका आंसर होता पत्थर। ओके। तो मैं कि मान के चलूं आप लोग जो है इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके। अब जो है इतिहास को, अब इनकी हड़प्पा के बारे में आप लोग को इनकी पढ़ाना है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले इतिहास को हमारे इतिहासकार ने
कितने भागों में बांटा है? हमारे इतिहासकार ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आध ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। उसके बाद क्या आता है? ऐतिहासिक काल। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे यानी कि इतिहासकार ने इतिहासकार को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इनकी प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? इसमें इस काल को हम क्यों इनकी प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, क्यों हम जो इसे आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे, या फिर हम इसे क्यों ऐतिहासिक काल करेंगे, मतलब कहेंगे? तो इनकी प्रागैतिहासिक काल में जो है इसमें कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध है ही नहीं। इनकी विवरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस काल को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ओके, इनकी प्रागैतिहासिक काल का भी कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध है ही नहीं, इसलिए इस काल को हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। ओके, अब आदि ऐतिहासिक काल आता है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण उपलब्ध है। ओके, लिखित विवरण उपलब्ध है, परंतु इसको कोई भी यानी कि पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल का जो है लिखित विवरण उपलब्ध है, परंतु इसे हमारे इतिहासकार इसे यानी कि पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए इसे कहा गया है आदि ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो है लिखित विवरण उपलब्ध है और हमारे इतिहासकार जो है इसे यानी कि पढ़ भी लिए हैं, इसलिए इस काल को ऐतिहासिक काल कहा गया है। तो इसका ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण उपलब्ध है, लिखित विवरण उपलब्ध है और इसे जो है हमारे इतिहासकार यानी कि पढ़ लिए हैं, यानी कि पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। अब आता है, अब एक इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है इन तीनों काल में से कौन से काल में रखा गया है? हड़प्पा सभ्यता को आप लोग यानी कि प्रागैतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में या ऐतिहासिक काल में से किस काल में आप लोग जो है हड़प्पा को रखेंगे? तो हड़प्पा आता है आदि ऐतिहासिक काल। किसमें आता है? आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा को रखा गया है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा का जो भी सभ्यता है, इस सभ्यता में जो है इसका लिखित विवरण उपलब्ध है और इसे जो है कोई हमारे इतिहासकार इसे पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए हड़प्पा को हमने आदि ऐतिहासिक काल में रख दिया। ठीक, अब इनके स्टार्ट करते हैं अपना लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। हमें उम्मीद है कि आप लोग को इन इनकी प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता। अब आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अब इस हड़प्पा सभ्यता का दो नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या कारण है, वो सारा कुछ जो है आप इस वीडियो में, इस क्लास में आप लोग इनकी जानिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला गया, इस सभ्यता का दो नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या कारण है। जो हमारे इतिहासकार ने जो है हड़प्पा सभ्यता को
सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है वो सारा कुछ हड़प्पा सभ्यता को। इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को भारत का मानचित्र बना के दिखाता हूँ, उसके बाद ही आप लोग जो है इसे इस इनकी हड़प्पा सभ्यता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आजकल के विद्यार्थी जो है मानचित्र इनकी बनाते ही नहीं है, कहाँ पे हड़प्पा है कहाँ पे स्थित है, और याद करने लग जाते हैं मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। अरे भाई पहले कॉन्सेप्ट तो आप लोग पहले सही कर लीजिए। पहला काम है कॉन्सेप्ट सही करना। अगर हम आप लोग को इसे मानचित्र पर समझाते हैं तो आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से समझ जाइएगा, अन्यथा ऐसे में फेयर कर लीजिएगा, इनकी 6 कॉपी इनकी 600 कॉपी में इनकी फेयर करते रह जाइएगा। पहला काम है इनकी मानचित्र पे अगर आप मतलब हड़प्पा के बारे में समझ जाते हैं तो वो आपसे वो आप जो है मतलब उसे आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ओके, तो पहले आइए इनकी भारत का मानचित्र बनाते हैं। पहले भारत का मानचित्र। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग के सामने भारत का मानचित्र बना लिया हूं मैंने। अब ये हड़प्पा जो है कहाँ पे स्थित है आप लोग जानते होंगे। मतलब कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? पाकिस्तान स्थित है, आप लोग तो जानते होंगे यह बात। ओके, अब ये हड़प्पा टीले का उल्लेख जो सर्वप्रथम किसने किया था? मतलब हड़प्पा टीले का उल्लेख जो कि यानी कि पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो कौन किया था? जॉन मेसन ने किया था। हड़प्पा टीले का उल्लेख जो सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन मेसन ने किया था। ठीक, अब ये दोस्तों जॉन मेसन को जो है यहाँ पे इनकी पाकिस्तान में जो है एक स्थान पे क्या मिला? हड़प्पा मतलब इनकी मिला, एक बड़ा सा इनकी टीला मिला। किसको मिला? जॉन मेसन को मिला। उसने जो है हमारे भारत के जो भी मतलब इनकी राजा थे उससे वह कहा कि हड़प्पा इनकी पाकिस्तान में हड़प्पा है, मतलब इनकी एक स्थान है जहाँ पे बहुत बड़ा इनकी टीला स्थित है, उसका जो है उत्खनन करना चाहिए। अब उस टाइम में इनकी भारत के पुरातत्व इतिहास के हेड कौन थे? मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड कौन थे? तो यह थे के निर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल। इसी के निर्देश पर जो है मतलब जॉन मार्शल के निर्देश पर जो है हड़प्पा टीले का उत्खनन किया गया। कब? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में किसने? दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का उल्लेख मतलब इनकी उत्खनन किया। उसके बाद जो है उससे जो है हड़प्पा से जो है बहुत इनकी अवशेष मिले। 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा टीले का उल्लेख किया गया। 1921 ईस्वी में किसके कौन किया था उल्लेख? तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। यह जब मतलब हड़प्पा टीले का उल्लेख किया, उस उल्लेख से जो है बहुत बड़ा अवशेष मिला वहाँ पे, मतलब इनकी 7000 किलोमीटर के दायरे में हड़प्पा जो है स्थित है। उसके एक ही साल के बाद मतलब 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने जो है एक और स्थान पे जो है उत्खनन किया, मतलब खुदाई करने लगा। तो वो कौन था? इसने इनकी राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। कौन? राखल दास बनर्जी। ओके दोस्तों, अब ये इनकी पाकिस्तान के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? तो वो है सिंधु नदी। पाकिस्तान से इनकी बीचों बीच कौन सी नदी इनकी गुजरती है? सिंधु नदी इनकी गुजरती है पाकिस्तान के बीचों बीच। अब ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है?
जगह हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे एक इनकी नदी इनकी गुजरती है, यहाँ पे है रावी नदी। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग के सामने आ गया है। यह जो स्थान जो है, जो भी उत्खनन मतलब हड़प्पा कालीन जो स्थान है वो कहाँ कहाँ स्थित है, वो सारा कुछ जो इसमें लिखा हुआ है। इनकी इनकी पाकिस्तान कहाँ स्थित है? हड़प्पा में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोट दीजी और चांदहोद्रो, ये सभी के सभी जो है पाकिस्तान में स्थित है। और उसके साथ एक और रह गया है, उसका नाम है सुतका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अब आते हैं अपना लोग गुजरात में। गुजरात में जो है रंगपुर स्थित है, लोथल स्थित है और रोजदी स्थित है। कहाँ पे? रंगपुर में। उसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा एक बंदरगाह है, जो उस टाइम की एक बंदरगाह थे कालीबंगा, और वह कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आता है रोपड़। रोपड़ भी एक हड़प्पा कालीन स्थान है, वो कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। उसके बाद आता है राखीगढ़ी और बनवाली, जो कि हरियाणा में स्थित है। अब अंतिम आता है मांडा। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, आज का क्लास जो है यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल से जो है इससे आगे जो है आप लोगों को इनकी पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए नीचे, मैं उसका उत्तर अवश्य मतलब दूंगा। ओके दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच आपका यह वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।